गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद नेहरा एक बार फिर आपका संस्कारी वैली ऑफ एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज अपन जो पढ़ेंगे वह है सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2। जो पार्ट 1 था उस पार्ट 1 में अपने सॉल्यूशन के बारे में जो बेसिक जानकारियां क्या थी उन जानकारियों के बारे में अध्ययन किया था। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके घटक कौन कौन से हैं। 2 घटक बताए थे, एक विलेय का, दूसरा विलायक का। फिर उसके प्रकार पढ़े थे, उसमें उनकी मात्राओं के आधार पर संतृप्त विलयन था, असंतृप्त विलयन था, अति संतृप्त विलयन लिया था। उसके बाद उसके सिंबल आपने देखे थे कि जो विलेय है उसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, विलाय को किस रूप में करते हैं। विलेय विलाय का जो मास है, द्रव्यमान है, उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। उसके बाद में देखा था कि जो आणविक द्रव्यमान है उसको कैसे लिखते हैं, मोल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, मोल प्रभाज को किस प्रकार से लिखते हैं। ये जो सब बातें अपने चर्चा कर ली थी और उसी को आगे बढ़ते हुए आज फिर अपन जो पढ़ने वाले हैं वह टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि जो विलयन बनता है वह कितनी प्रकार से बनेगा, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। चौथी जो अवस्था इसकी आपको पढ़नी है पायस अवस्था, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो विलयन जो बना है वह ठोस प्रकार का है, द्रव्य प्रकार का है, गैस प्रकार का है, कैसा है। इस आधार पर जो मुख्य रूप से विलयन होगा वो ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और गैस विलयन। और फिर उसमें विलेय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार की है, उस आधार पर कुल मिलाकर के विलयन को यहां पर अपन 9 भागों में विभाजित करेंगे। देखिए, इसको मैं एक टेबल के द्वारा, सारणी के द्वारा आपको समझाता हूं, तो साथ में आप ये सारणी को बना लो। सबसे पहले यहां पर लिखो विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार। विलेय की अवस्था। दूसरा है विलायक। और यहां पर साथ में इसके लेंगे अपन एग्जाम्पल। यहां लेने हैं इसके उदाहरण। उदाहरण, इसको मैंने क्या कहा था? बी। इसको क्या कहा था? ए। टेबल ये है, आप साथ में बना लो। तो पदार्थ की जो अवस्था थी उस आधार पर विलयन जो होगा उसके 3 प्रमुख भाग होंगे। कौन कौन सा? पहले यहां पर कौन सा आएगा? गैसीय विलयन। नंबर 2 यहां पर द्रव्य विलयन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? ठोस विलयन। ठोस विलयन। देखिए, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन आपने लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गैसीय विलयन में जो विलायक होगा, यानी ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसमें जो विलायक आपका होगा वो सभी क्या होगा? गैस होगा। गैस, गैस और गैस। अब गैस के अंदर विलेय पदार्थ क्या हो सकता है? विलेय पदार्थ गैस के अंदर आपका गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या
सॉलिड हो सकता है। उसी प्रकार द्रव्य जो विलयन होगा, उस द्रव्य विलयन में जो विलायक है, ए जो भाग है वह क्या होगा, इसका लिक्विड का होगा, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। तो उस स्थिति में विलय के क्या हो सकते हैं कि लिक्विड के अंदर देखो, फिर समझाता हूं, पहले टेबल बना लो। गैस, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। इसी प्रकार से जो ठोस विलयन है उसमें यहां पर ये जो आपका विलायक है वो क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। तो उस स्थिति में यहां पर विलय क्या हो सकती है, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो विलायक पदार्थ जो है उस विलायक में क्या विलेय पदार्थ है, गैस विलेय है, गैस इन गैस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलना क्या है कि गैस इन गैस, कि गैस इन गैस, कि गैस किसके अंदर घुली हुई है, गैस के अंदर घुली हुई है, गैस के अंदर घुली हुई है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है वो अपने जो सामान्य जीवन से संबंधित उदाहरण है उनको लेकर चलेंगे। कुछ एक उदाहरण है वो आपको ध्यान में रहने चाहिए कि इसका क्या उदाहरण हो सकता है। तो गैस में घुली हुई है, तो इसका नॉर्मल सामान्य सा उदाहरण क्या है, जो अपना वायुमंडल है। तो वायुमंडल में जो वायु है वो क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह देंगे यहां पर, इसका क्या आ जाएगा, वायु, वायु हो गई। अन्य दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर क्या घुली हुई हो, ऑक्सीजन घुली हुई हो, नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई हो सकती है। तो गैस के अंदर विलयन है, गैस में क्या घोल रखी है, गैस घोल रखी है, तो क्या कहलाएगा आपका, गैसीय विलयन कहलाएगा। दूसरा क्या है, लिक्विड इन गैस, कि जो लिक्विड है वो किसके अंदर घुला हुआ है, गैस के अंदर घुला हुआ है। तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है अमोनीकृत वाष्प। इसका एग्जांपल क्या याद रखना आपको, अमोनीकृत वाष्प। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, बादल का हो सकता है? अब है सॉलिड इन गैस, सॉलिड किसके अंदर घुला हुआ है, गैस के अंदर घुला हुआ है। तो इसका जो एग्जांपल है, इसमें अमोनीकृत वाष्प में क्या घुली हो सकती है आपकी, प्लस में N2 घुली हो सकती है, N2 गैस है ना, बादल है ये। सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस का जो एग्जांपल है अपन यहां पर क्या ले सकते हैं, इसका उदाहरण जैसे धुआं है, धुआं है तो धुएं में जो गैस होती है उस गैस के अंदर क्या होते हैं, जो कार्बन के कण हैं वो उसमें बिखरे हुए रहते हैं, तो धुआं हो गया। इसके अलावा देखो क्या लिख दिया, धुआं है, कपूर हो सकता है, क्या हो सकती है, कपूर हो सकती है, नेफ्थलीन हो सकती है, धुआं हो सकता है, कपूर हो सकता है, नेफ्थलीन हो सकती है, या फिर एंथ्रेसीन है, आयोडीन है, या कुछ विशेष प्रकार के जो स्प्रे आते हैं वो हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा जिन क्रियाओं में उद्रोपातन होता है, यहां पर किसमें, कपूर में क्या होगा, उद्रोपातन होगा। कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, कपूर ठोस अवस्था में है, उसमें क्या घुली हुई है, गैस घुली है, खुले में छोड़ा तो क्या होता है, वो गैस बिखर जाती है पूरी। तो जो ऊर्ध्वपातन वाले हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, यानी जिसमें ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, सॉलिड इन गैस के हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। इसमें देखो अब दूसरा कौन सा प्रकार हो गया, द्रव्य का विलयन। तो लिक्विड इन गैस, कि लिक्विड के अंदर गैस घुली हुई है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बता सकते हो, जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, उसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर गैस भरी रहती है, घुली रहती है, कि जैसे उसको खोला जाता है तो ऊपर क्या निकलती है, गैस निकलती है उसमें, तो सोडा वाटर हो गया। या फिर जल है, तो जल के अंदर क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है। अगला एग्जांपल क्या हो सकती है कि H2O में क्या होगा,
O2। तो गैस इन लिक्विड, गैस जो है वो किसके अंदर घुली हुई है? लिक्विड के अंदर घुली हुई है। अगला लिक्विड इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर लिक्विड जो घुला है वो विलयन किस प्रकार का होगा? द्रव्य विलयन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? H2O प्लस C2H5OH एल्कोहल। ये भी द्रव्य अवस्था में, एल्कोहल भी द्रव्य अवस्था में। द्रव्य का द्रव्य के अंदर घुलना, द्रव्य का द्रव्य के अंदर घुलना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला क्या कहा मैंने? लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, कि जो लिक्विड है लिक्विड के अंदर क्या घुली हुई है? सॉलिड घुली हुई है। तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? बोलो। नमक या ग्लूकोज है, नमक प्लस क्या घुला हुआ हो? H2, नमक किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। एंड लिक्विड जल है, द्रव अवस्था में। तो नमक प्लस लिक्विड, या और क्या कह सकते हो? ग्लूकोज, कि ग्लूकोज प्लस का H2, ग्लूकोज H2, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? किसका? लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। यहां पर देखो सॉलिड और गैस, गैस इन सॉलिड, गैस किसके अंदर घुली हुई है? सॉलिड के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कि जो हाइड्रोजन गैस H2 गैस है उसमें जो PD धातु है, रेडियम धातु है, उसकी सतह के द्वारा वो क्या की जाती है? अवशोषित की जाती है, एब्जॉर्प्शन उसका किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं? H2 का PD पर अधिशोषण, अधिशोषण, ठीक है। अगला है सॉलिड और लिक्विड, कि लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का क्या हो सकता है? लिक्विड इन सॉलिड, तो ये आपका जो पारा Hg मरकरी और सोडियम दोनों को मिलाने का जो अमलगम बनता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तो ऊपर आप लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Hg, जैसे बोल रहा हूं उसके साथ आप लिख लो, Hg का Na के साथ अमलगम, कि लिक्विड यहां पर जो Hg है वो किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। सोडियम किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो लिक्विड इन सॉलिड की मरकरी का Na के साथ क्या बनना? अमलगम का इसका उदाहरण हो सकता है। अगला है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड मतलब कि जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, मिश्र धातु बनाई जाएगी, वो किसका उदाहरण होगा? सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपका Cu, Cu के साथ किसका मिला होना? Hg का मिला होना। पीतल है, कांसा है, ये सभी किसके उदाहरण है? सॉलिड इन सॉलिड के उदाहरण है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो विलयन आपका है, दोबारा देख लो एक बार, कि जो विलयन है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा आपने। कौन कौन सा? पहला गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा? सभी में गैस होगी, और विलेय पदार्थ क्या होंगे? गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। दूसरा तो द्रव्य विलयन है, उसमें विलायक क्या होगा? तीनों ही लिक्विड होगा, और विलेय पदार्थ क्या हो सकता है? गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है। ठोस जो होगा उसमें विलायक ठोस है, और आपका विलेय पदार्थ क्या है? गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है। तो ये आपका है टाइप ऑफ सॉल्यूशन उसकी अवस्थाओं के आधार पर। चलो ये क्लियर हुआ? नोट करो, इसको उतार लो, अपनी नोटबुक है उसमें उतार लो। चलिए अगला जो 2 शब्द में जो काम में ले रहा हूं वो बार बार आपको इस पाठ में सुनने को मिलेगा, बार बार वही शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा इसमें डाइल्यूट, यानी एक तनु विलयन। क्या कहूंगा मैं? तनु विलयन। और दूसरा सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। ये दोनों आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, तनु और सांद्र। की तनु क्या होता है? डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो जब आप लेबोरेटरी में गए हो तो जो आपके केमिकल वगैरह पड़े हैं
तो उसके ऊपर लेबल जो लगा रहता है उस पर आपने देखा होगा कि किसी पर सांद्र H2SO4 लिखा है, कहीं पर तनु HCl लिखा हुआ है, यानी उसके ऊपर ये सब सभी पर लिखा हुआ है, लेबल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी पर तनु है, किसी पर सांद्रण है, किसी पर तनु है, किसी पर सांद्रण है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसको मैं इस प्रकार से ले लूं, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर 20 ग्राम मैं ग्लूकोज डाल देता हूं, ग्लूकोज। इसके अंदर डाल रहा हूं 30 ग्राम ग्लूकोज, और इसमें डाल दिया 40 ग्राम। ये मात्रा इसके अंदर आपने डाल रखी है। अब देखो, तीनों की तुलना करें तो इसमें जो जल आपने लिया है वो क्या है? विलायक है। ये आपका क्या है? विलेय। इसी प्रकार से इसमें भी जल, विलायक, ये आपका विलेय, विलायक, और ये किसकी मात्रा है? विलेय की मात्रा है। यानी सांद्र और तनु दो जो विलेन आपको दिए हुए हैं, या आपने दो जो विलेन लिए हैं, उसकी तुलनात्मक मात्राओं से संबंधित जो अपन अध्ययन करते हैं वो किस रूप से जाना जाएगा? एक तनु के रूप में और दूसरा सांद्र विलेन के रूप में जाना जाएगा। कि विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है विलायक के अंदर, उसके आधार पर, मतलब कि जो तनु विलेन अपन लेंगे, तनु जो मैंने कहा, इसका मतलब है कि विलेय की मात्रा क्या होगी? कम उपस्थित होगी। तनु का मतलब क्या है? पहले लिख लो कि विलेय की मात्रा कम हो। कम हो तो जो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? तनु विलेन। कभी? जब दो की तुलना करेंगे, जब दो की तुलना करेंगे, इसमें क्या होगी? विलेय की मात्रा तुलनात्मक, यूं लिख दो यहां पर, तुलनात्मक रूप से क्या हो? अधिक हो। देखो, अब इन आ जाओ, ये आपका A है, ये B है और ये C है। अब दोनों में देखो कि जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ मैंने क्या ले रखा है? ग्लूकोज ले रखा है। तो इस ग्लूकोज में यहां पर देखते हैं इसकी मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है, और यहां पर इसकी कितनी मात्रा है? 30 ग्राम है। अब दोनों की तुलना की जाए कि किस में विलेय पदार्थ अधिक है, दोनों की तुलना की जाए तो किस में विलेय पदार्थ अधिक है? तो बोलो किस में अधिक हुआ? बी वाले में अधिक हुआ, बी वाले में अधिक हुआ। तो ये विलेन इसके सापेक्ष क्या है? सांद्र विलेन है, और ये इसके सापेक्ष क्या है? तनु विलेन है। बात समझ में आई मेरी? कि आपको दो विलेन दे दिए हैं और दोनों में आपको तुलना करनी है। वो तुलना किस आधार पर करेंगे? उसमें उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर, कि जिसमें कम विलेय पदार्थ हैं वह कैसा होगा? तनु विलेन का होगा, और जिसमें मात्रा ज्यादा होगी वह कौन सा होगा? सांद्र विलेन का होगा। तो यहां पर इन दोनों की तुलना की जाए तो ये कैसा विलेन प्राप्त हुआ आपको? सांद्र विलेन। ये कैसा हुआ? तनु विलेन। समझ में आई बात? यदि इन दोनों को कंप्रोमाइज किया जाए, दोनों को देखा जाए, तो इसमें विलेय कितना है? 30 ग्राम है, इसमें कितना है? 40 ग्राम है। तो इन दोनों की तुलना जब अपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कि ये जो विलेन है वह सांद्र है, और ये इसके सापेक्ष क्या है? तनु विलेन है। अब देखो, ये इसके सापेक्ष तो सांद्र था, लेकिन इसके सापेक्ष ये क्या है? तनु विलेन बन गया। मतलब कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा इससे क्या है? कम है। तो ये दोनों याद रखना कि तनु विलेन क्या होगा और सांद्र विलेन क्या होगा। क्लियर हुई स्थिति? दोबारा सुन लो, क्योंकि पूरे पाठ में बार बार ये सब काम में आने वाले हैं कि तनु विलेन क्या है, सांद्र विलेन क्या है, तनु विलेन, सांद्र विलेन। और लेबोरेटरी में जाओगे तो वहीं पर आपको तनु सांद्र का अलग अलग आपको लेबल देखने को मिलेगा।
तो उसमें आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो कि यार तनु क्या है, सांद्र क्या है, तनु क्या है, सांद्र क्या है। तो वो ये चीज है कि दोबारा सुन लो कि तुलनात्मक रूप से दो विलेन लेते हैं तो उनकी मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, वो सांद्र विलेन, और विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी, वह कौन सा, तनु विलेन। ये आप याद रखना, ठीक है। इन डायग्राम से आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। चलो मिटा दो इसको, उतार लो। अगला जो अपना टॉपिक है वो संबंधित होगा विलेनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि कौन कौन सी है, उससे संबंधित क्या है। विलेनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में देखिए। कुछ एक जो बातें अपन पहले से पढ़ चुके हैं और उन्हीं को वापिस यहां पे रिवाइज करना है। विलेनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां, तो सबसे पहली विधि अपन ले लेते हैं, वह है मोलैरिटी, मोलरता। क्या कहेंगे, मोलरता। पहला पद कौन सा ले रहे हैं, मोलरता। ये देखो जो अभी जो अपन कर रहे हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है, आंकिक जो प्रश्न है, वह आपका जरूर पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से समझना है कि ये होती क्या चीज है। इसको कैपिटल एम के द्वारा तो प्रदर्शित किया जाएगा, एक चीज तो ये याद रखना, किसके द्वारा, कैपिटल एम के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और मोलैरिटी जो आपका है, मोलैरिटी वो यहां पर मोलों की संख्या को बताती है। जो मोलैरिटी है किसको बताएगी, याद रखो कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। मोलैरिटी किसको दर्शाएगी, विलेय विलायक के जो मोल हैं उन मोलों की संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मोलैरिटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आपने मोल के बारे में पढ़ा है कि मोल क्या है। मोल, मोल जिसको किसके द्वारा डिनोट किया था, एन के द्वारा डिनोट किया था। तो एन बराबर क्या होता है, याद है कुछ, एन बराबर W बटा M होता है। अर्थात W यहां पर क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा अणुभार, द्रव्यमान बटा अणुभार, यानी ये मोल एन तो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, मोल को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक जो मोल होता है वो किसको दर्शाता है, W बटा M को। हमने यहां पर क्या कहा कि मोलरता M किसको दर्शाएगी, मोलों की संख्या को। मोलों की संख्या जो M है, जो N है, वो क्या होती है, W बटा M के बराबर। यदि यहां पर मोल का मान 1 ले लिया जाए, 1 मोल ले लिया जाए, 1 मोल ले लिया जाए, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, M बराबर क्या होगा, W हो जाएगा। यानी 1 मोल ये ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, M इक्वल टू W, M बराबर W। मतलब कि इसका जो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, अणुभार के बराबर होगा। क्या होगा, द्रव्यमान किसके बराबर, अणुभार के बराबर, यानी M इक्वल टू W। जब आपने क्या ले लिया, 1 मोल ले लिया। तो अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि द्रव्यमान कैसे निकालें, उसका अणुभार कैसे निकालें, हैं, अणुभार कैसे निकालें, ये समस्या रहती है कि कोई आपको विलेन दे दिया या यौगिक दे दिया तो उसका अणुभार कैसे निकालना है। तो चलो मैं बता देता हूं कि अणुभार कैसे निकालें। अणुभार एग्जाम्पल किसका ले लेता हूं, H2 का, यानी यहां लिख दूं H2O का अणुभार कैसे ज्ञात करें।
तो इसका अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको जो कुछ एक तत्व हैं उनका जो द्रव्यमान है वो आपको याद होना चाहिए कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका भार क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, तो आपने देखा है कि हाइड्रोजन जब लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, H1 और 1, ये संकेत रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये A एटॉमिक मास परमाणु का द्रव्यमान, ये इसका क्या होता है Z, जिसको क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। दूसरा जैसे ऑक्सीजन है तो उसका लिखते हैं 8 और 16, तो 8 तो इसका परमाणु क्रमांक है, 16 इसका क्या है, परमाणु भार है। यानी इसको शॉर्ट लिख देता हूं कि MH2O, MH2O यानी H2O का अणुभार क्या होगा। यहां पर हमने क्या कहा, M बराबर W है कि जो उसका द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर है, अणुभार के बराबर है। तो H2 का क्या हो जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो कुल इसका कितना हो जाएगा 18 अणुभार हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, अणुभार मैं यहां पर नोट कर देता हूं, जो आपको लगभग इस पार्ट में मिल जाएंगे, यानी इसको बार बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जैसे आपका है कार्बन है तो कार्बन का 6 12, सोडियम कितना 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्यूमिनियम 13 27, सल्फर 16 32, नाइट्रोजन 7 14, इसी प्रकार से पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40, क्लोरीन का 17, ये 35.5। ठीक है, फ्लोरीन 9, परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है, तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होगी, द्रव्यमान संख्या इसकी होती है 19। ठीक है, इसी प्रकार से आपको किनके Ag का है उसका याद रखना, Br का याद रखना, आयोडीन का याद रखना, तो कुछ एक ये जो है वो आपको याद रखने हैं। अपन बात किसी कर रहे हैं मोलरता की, लेकिन मोलरता से संबंधित जो आपके रुकावटें आने वाली हैं इन रुकावटों को यहीं पर दूर कर लेते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे CO2 का निकालना है तो कैसे होगा, CO2 का 12 कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट ATM। तो इस प्रकार से क्या ज्ञात होना चाहिए आपको, अणुभार उसका ज्ञात निकालना आना चाहिए। चलो वापस इसी बिंदु पर आते हैं। इतनी स्थिति क्लियर। मेरा कहने का मतलब है कि इस पार्ट में जो बेस जो होने वाला है, आगे चल के जो अपनी रुकावटें आने वाली हैं, इन रुकावटों को यहीं पर तैयार कर लो, तो जिससे कि आसानी से आगे अपने पार्ट को बढ़ सके, कोई समस्या न हो। तो अणुभार निकाल सकते हो किसी का भी। चलो आगे, हम अपन बात कर रहे थे किसकी, मोलरता की। मोलरता M, इसकी सबसे पहले परिभाषा नोट कर लो कि मोलरता कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा नोट करो। परिभाषा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहते हैं कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आपके पास 1 लीटर विलेन है, ठीक है, उस 1 लीटर विलेन में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं, ये जो प्रदर्शित करेगा वही क्या कहलाता है, मोलरता कहलाती है। अर्थात इसको क्या लिख दें कि m बराबर, क्या लिखें, m बराबर विलेय के मोल, यानी प्रति लीटर विलेन में, यूं कहो कि प्रति लीटर विलेन में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या में विलेय की जो संख्या उसको किसके द्वारा डिनोट किया था आपने याद हो तो NB के द्वारा, यानी जो मोल है उसको लिखा था आपने N के द्वारा, और फिर जो घटक उसका यदि A घटक है तो क्या लिखा था Na, और B घटक का है तो क्या लिखा था Nb। ये किसको प्रदर्शित कर रहा था, विलायक के मोल, विलायक के मोल, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलेय के मोल, ठीक है। तो अपन यहां पर क्या कर रहे हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, तो M बराबर Nb किस में उपस्थित हैं, प्रति लीटर विलेन में, प्रति लीटर विलेन में, यानी उसका आयतन हो गया, प्रति लीटर विलेन का मतलब उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो V इन लीटर की आयतन किस में है, लीटर में, प्रति लीटर, कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। अब यदि इसको मैं शब्दों में लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, कैसे लिखूंगा, विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखूं, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन लीटर में, क्या लिख दिया, विलेन का आयतन किस में लेना, लीटर में, लीटर में। ये लो जी, एकदम साफ स्पष्ट परिभाषा होगी, आसानी से चीज को समझ सकते हो कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। अर्थात m बराबर Nb अपॉन 1 इन लीटर, V इन लीटर, यानी आयतन लीटर में, ठीक है। चलिए आगे, अब देखो आपने क्या पढ़ा था इसमें, n बराबर क्या, W बटा m है, यहां पर हमें किसके मोल चाहिए, विलेय के मोल, तो इसको मैं क्या लिख दूं, Nb, क्या लिख दूं इसको, Nb, तो ये क्या हो गया, Wb, और ये किसका, Mb, द्रव्यमान किसका, विलेय का, अणुभार किसका, वो भी विलेय का। तो इस चीज को मैं इस फार्मूले में लेके आऊं तो क्या लिखूंगा, देखो इसमें लेके आए तो क्या लिखेंगे, Nb की जगह क्या आ जाएगा कि मोलरिटी, चलो इसको मिटा देता हूं, ये यहां पर क्या हो गया कि मोलरिटी बराबर Wb अपॉन Mb अपॉन V इन लीटर में, V इन लीटर में, आयतन लीटर में, या Wb अपॉन Mb इंटू V किस में, इन लीटर। अब ये जो मात्रा है वो मात्रा आपको किस में दी हो सकती है, ml में मात्रा दी हो सकती है, तो उस मात्रा को यदि ml में आप चेंज करोगे तो उस स्थिति में ये फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, उस स्थिति में फार्मूला क्या बन जाएगा, यानी मात्रा यहां पर तो हमने 1 लीटर ले ली, आपको मात्रा क्या दी हो सकती है, 200 ml दी हो सकती है, 300 हो सकती है, 500 हो सकती है, 700 हो सकती है, अलग अलग ml की मात्रा हो सकती है। तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो m इक्वल टू Wb अपॉन Mb इंटू V इन ml।
तो उसमें इसको क्या करेंगे, इंटू 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये जो है वो क्या हो गया आपका, मोलरिटी इन ml जो है उससे इसको ज्ञात किया जा सकता है। m बराबर WB अपॉन MB इंटू V इन ml इंटू 1000। तो कोई भी जो मात्रा आपकी ml में दे रखी है उसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है, तो उस मोलरता को इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चलो उतार लो इस चीज को। अगला जो अपना है वह टर्म्स है मोललता। अगला जो टर्म्स है वो किसका है, मोललता। मोललता ये भी क्या करेगी, ये भी मोलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। किसमें, विलायक में। ये भी मोललता किसको दर्शाएगी कि विलेय के मोलों की संख्या को किसमें दर्शाती है, विलायक में। वो किसमें दर्शा रही थी, विलयन में। मोलरता किसमें दर्शा रही थी, विलयन में मोलों की संख्या। यहां पर जो विलेय के मोलों की संख्या है वो किसमें दर्शाएगी मोलरता, उसके विलायक में। क्या आ गया, विलायक आ गया। तो विलायक में मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसकी मोलरता को ज्ञात करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या, या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। इसको डिनोट किया जाएगा, वो स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा करेंगे इसको, स्मॉल m। मतलब स्मॉल m बराबर क्या हो गया, स्मॉल m विलेय के मोल। किसके मोल हैं, विलेय के मोल। मतलब NB विलेय के मोल किस में घुले हुए हैं, किस में घुले हुए हैं, विलायक में घुले हुए हैं। विलायक, विलायक का द्रव्यमान है यहां पर है। क्या कहा, 1 किलोग्राम विलायक, तो क्या हो गया, WA। विलायक को किससे लिखते हैं, घटक है ना आपका, तो A के द्वारा। WA किस में घुला हुआ है, इन किलोग्राम। क्या कहेंगे, 1 kg। M बराबर क्या हो गया, NB अपॉन WA 1 kg। अपन को पता है कि NB बराबर क्या होगा, वो WB बटा MB होगा। NB बराबर WB बटा MB। तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो, MB बटा WB बटा MB अपॉन क्या, WA इन किलोग्राम। ये किसमें है, 1 किलोग्राम इन किलोग्राम। तो क्या आ गया कि WB अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। ठीक है। या अब जो मात्रा ग्रामों में हो तो क्या करेंगे, या WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम में मात्रा लेनी है तो क्या करेंगे, इंटू 1000। तो इसके द्वारा क्या ज्ञात की जा सकती है, किसी भी विलेन की जो मोललता है उसको ज्ञात किया जा सकता है। WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम 100।
इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मोललता क्या हो गई कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, यानी इसको क्या कहें, मोललता बराबर कि विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। तो वो क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो ये दोनों टर्म्स हो गए आपके कि मोललता क्या है और मोलरता क्या है। क्लियर। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है वो देख लो कि दोनों में अंतर क्या, सभी में क्या रहा है, वही WB MP, विलायक विलेय विलेन, विलायक विलेय विलेन। तो दोनों में अंतर कहां पे आता है वो मैं आपको नोट करा देता हूं, ये उतार लो। चलिए अपनी जो नोटबुक है उसमें एक टेबल डाल दो, टेबल बना लो। एक तरफ लिखो मोलरता और दूसरी तरफ है मोललता, कि दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर, इसमें जो मात्रा ली है वो किस में ली है आपने, आयतन में ली है, कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित मोल, उसमें क्या लिया आपने, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेयों की संख्या। ठीक है, तो लिखो इसमें पहला अंतर लिखो, पहला अंतर कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोल, यानी एक तो अंतर इसका किसका हो गया, परिभाषा का ही हो गया, परिभाषा का अंतर हो गया पहला। तो कि इसमें लीटर विलेय, 1 लीटर विलेय लेते हैं, उसमें विलेय की मात्रा लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 किलोग्राम, परिभाषा क्या थी, 1 किलोग्राम विलायक, क्या कहेंगे, विलायक में घुले विलेयों की मात्रा। तो पहला अंतर तो यहां हमने किससे निकाल दिया, इसकी जो परिभाषा थी उस परिभाषा से इसका पहला अंतर ले लिया, कि उसमें तो क्या होता है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा और इसमें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेयों की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें देखो अपन क्या कर रहे हैं, आयतन ले रहे हैं, सूत्र क्या लिखा है इसमें, इसका सूत्र और उसका सूत्र, दोनों का सूत्र देखो। तो इस सूत्र में किसकी प्रधानता होती है, आयतन की प्रधानता होती है, किसकी, लिखो इसमें आयतन की प्रधानता होती है, आयतन की प्रधानता होती है। और इसमें किसकी होती है, किसमें लिया था, द्रव्यमान लिया था ना, द्रव्यमान जो लिया वो विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें किसकी, आयतन की प्रधानता, किसके आयतन की प्रधानता, विलेयन के आयतन की प्रधानता, किसकी है, किसकी प्रधानता, विलेयन, विलेयन आयतन की प्रधानता होती है, और उसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। तीसरा अंतर, चलो आपको याद हो तो V का टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, बता सकते हो। V टेम्परेचर और W पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो याद रखना कि जो टेम्परेचर, जो आयतन है वो इसके क्या होगा, समानुपाती होता है, जबकि इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है टेम्परेचर, द्रव्यमान और आयतन।
क्या कहा मैंने कि जो आयतन और टेम्परेचर से प्रभावित होता है और जो द्रव्यमान है वह टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्या कहेंगे? इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है और इसमें नहीं पड़ता है, इसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है।